वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का 4th चैप्टर का नाम है आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस चैप्टर में हम आदिवासी जनजाति के विषय में पढ़ेंगे। वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनका जीवन यापन कैसे होता था, फिर वो क्या क्या कार्य करते थे और जब अंग्रेज आए तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आदिवासी का अर्थ क्या होता है। आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी। तो आगे बढ़ते हैं। 1895 में बिरसा नाम के एक आदिवासी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिरसा को जब देखा गया था पहली बार तो कब देखा गया था? 1895 में। कहाँ देखा गया? तो झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में देखा गया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि बिरसा के विषय में लोगों की ये मान्यता थी, उन लोगों का मानना था कि बिरसा जो है वो सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। उन्हें ऐसी दैवी शक्ति मिली है कि वो अनाज की छोटी से छोटी ढेर को कई गुना बड़ा कर सकते हैं। बिरसा खुद भी अपने बारे में ये कहते हैं, खुद भी ये ऐलान किए थे कि भगवान ने उन्हें लोगों की रक्षा के लिए और दिकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए बिरसा का जन्म हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं क्या कि दिकुओं का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है बाहरी लोग। जैसे अंग्रेज जो थे हमारे देश के नहीं थे, बाहर के थे। अब डोंगरिया कंध कबीले ये जो है उड़ीसा में है। बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था और यह एक जनजाति जो कि समूह के थे और छोटा नागपुर में ये रहते थे। फिर आगे देखते हैं कि बिरसा के समर्थकों में दूसरे इलाके के आदिवासी संथाल और उरांव भी थे। तो बिरसा के जो समर्थन करते थे, उनका जो सहयोग करते थे, कौन से जनजाति, कौन से आदिवासी थे? तो ये थे आपको संथाल और उरांव थे। अब आगे हम देखते हैं कि जनजाति समूह किस तरह जीते थे। तो इसके पहले जो हुआ वो तो समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों कि उनका सबसे पहले उनको कब देखा गया। तो 1895 में जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंडा परिवार में हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। इनको समर्थन कौन करते थे, कौन से आदिवासी? तो संथाल और उरांव। अब आगे हम देखते हैं कि जनजाति समूह किस तरह से जीते थे। कुछ जो है झूम खेती करते थे और झूम खेती को घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो खेती होती थी, झूम खेती कहिए या फिर घुमंतू खेती कहिए, ये कैसे होता था इसको एक बार देख लीजिए। यह खेती जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। यहाँ पर लोग क्या करते थे, जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ की ऊपरी सतह को, पेड़ की ऊपरी हिस्से को काट देते थे। तो ज़मीन तक धूप को लाने के लिए पेड़ घना होता था तो उनके ऊपरी हिस्से को काट देते थे ताकि ज़मीन पर धूप पहुंच सके। ज़मीन पर उगी हुई घास फूस जलाकर साफ कर देते थे और इसके बाद वे घास फूस जलने के बाद पैदा हुई जो राख होता था उसे खाली ज़मीन में छीट देते थे। इस राख में पोटास होता था। अब आगे देखते हैं। कुदाल से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। तो राख को छीट देते थे जिसमें कि पोटास होता था और कुदाल से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे और वह खेतों को जोतते के अलावा और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। तो वो बीज को रोपते नहीं थे बल्कि बिखेर देते थे, ऐसे ही छीट देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाता था तो उससे काट कर फिर दूसरी जगह वो चल पड़ते थे जहाँ से वे उन्होंने अभी फसल काटी थी। यह जो प्रक्रिया है ऐसी ही कई साल तक जो ज़मीन पड़ती रह जाती थी, फिर वो वैसी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती थी। तो इसे कहते हैं क्या? झूम खेती या फिर घुमंतू खेती के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं परती का अर्थ क्या होता है। तो कुछ समय के लिए, परती का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दिए जाने, मतलब उसमें वैसा भूमि, वैसी ज़मीन जहाँ पर खेती नहीं किया जा रहा है, कुछ समय के लिए छोड़ दिया गया है ताकि उसकी मिट्टी जो है दोबारा से उपजाऊ हो जाए। अब हम देख रहे हैं क्या कि कुछ जो हैं
खेती करते थे। अब कुछ जो हैं आदिवासी वो शिकारी और संग्राहक थे। साल क्या है? साल एक पेड़ है। महुआ क्या होता है? एक फूल जिसे खाना खाया जाता है, खाने के रूप में खाया जाता है और शराब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय, इस तरह का एक समुदाय था जो कि साल और महुआ का उपयोग करते थे। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वह जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे और खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीज के इसके तेल का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो बात हुई उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय का, ये हैं जो टोली बनाकर जाते थे, जो भी आपस में मिलता था उसे बांट लेते थे और फल और जड़ें ही जंगल से जो मिलता था वही वो खाते थे। और क्या किस चीज़ का तेल इस्तेमाल करते थे? तो साल और महुए के तेल का इस्तेमाल करते थे। अब आगे देखते हैं कि इलाज के लिए ये क्या करते थे। इलाज के लिए वे जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई जो चीज़ होती थी उसे स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। तो स्थानीय बाज़ार का मतलब क्या हुआ कि जिस इलाके में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, वहाँ का जो बाज़ार हुआ वो स्थानीय बाज़ार हुआ। अब हो गया खोंड समुदाय। स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूल भी देते थे। तो ये क्या करते थे? जो कपड़े रंगने के लिए, चमड़े रंगने के लिए जब ज़रूरत पड़ता था तो कुसुम और पलाश भी यही देते थे। मध्य भारत के बैगा जनजाति, ये जो है खुद को जंगल की संतान मानते थे। वह केवल जंगल की उपज को ही खाते थे और मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। तो खुद को जंगल की संतान कौन मानते थे? तो मध्य भारत के बैगा जनजाति। मजदूरी करना ये अपने आप को अपमान समझते थे, अपना अपमान समझते थे। कौन? तो बैगा ही थे, बैगा जनजाति ही थे। फिर हम देखते हैं कभी कभी यह आदिवासी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी जो हैं व्यापार करने के लिए आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें भेजते थे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि आदिवासियों को जब कुछ बेचना होता था या फिर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो व्यापारी से, महाजन से सूद पर पैसे लेते थे, जिसके कारण उन्हें आश्रित रहना पड़ता था। फिर हम आगे देखते हैं कुछ जो हैं वो जानवर पालते थे। तो इसके पहले हमने देखा कि कुछ जो हैं झूम खेती करते थे, कुछ हैं शिकारी हैं, संग्राहक हैं, कुछ जो हैं जानवर पालते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस की झुंड पालते हैं। फिर कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरीरिये थे और कश्मीर के बकरवाल ये बकरियां पालते थे। अब हम देखते हैं शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। तो ये जो जनजाति थे, ये आदिवासी थे, ये शिकार का एक वक्त होता था, बुआई का वक्त होता था, फिर नए खेतों में जाने का क्या वक्त होता था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 से 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदाय के बीच अपना जीवन व्यतीत किए थे। तो 1930 से 1940 ईस्वी के बीच किसके द्वारा, कौन थे जो कि बैगा और खोंड समुदाय के बीच अपना जीवन व्यतीत किए थे? तो ये कौन थे? ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन थे। फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो एल्विन थे उनके विषय में, मतलब बैगा और खोंड के बीच ये अपना जीवन व्यतीत किए थे, तो उनके विषय में ये कुछ लिखते भी हैं। अब क्या लिखते हैं? तो शिकार के लिए ये बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। जो औरतें थीं सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुत्ता भी इसे कहा जाता है, आदि फल बीनकर लाती थी। फिर हम देखते हैं क्या कि बैगा औरतें जो थी वो जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी और महुआ का बीज भी वो इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। वेरियर एल्विन द्वारा लिखित 1939 ईस्वी में एल्विन ने अप्रकाशित
एल्विन द्वारा अप्रकाशित रचना थी नोट्स ऑन दी खोन्स। ये था एल्विन के द्वारा लिखित था और ये अप्रकाशित रचना थी। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हुआ आज समाप्त हुआ। ये जो चैप्टर है इसका वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। आपको ये वीडियो इस चैप्टर का नोट्स कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अगर कोई वैसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, आपको पढ़ना है, जानना है उसके विषय में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उस टॉपिक के विषय में। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।